नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में पाठ 3 शुरू करेंगे। इस पाठ का शीर्षक आप यहाँ देख सकते हो, यदि धरती पर स्वर्ग है तो। इस पाठ में इसके लेखिका अलका सरावगी जी ने अपनी केरल यात्रा के अनुभवों को बहुत ही रोचक व सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। लेखिका जी की यात्रा शुरू होती है केरल के किलोन शहर से, जो कि एक समुद्री शहर है। जहाँ अष्टमुड़ी झील है, उसका आकार ऑक्टोपस की तरह है, क्योंकि वह सब जगह से मुड़ी हुई है, जो बहुत ही विशाल झील है। झील की 9-10 किलोमीटर की दूरी पर वीरभद्र मंदिर है, जहाँ पे झील का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ पे ठंडी हवा बहने के कारण झील के दूर दूर तक फैले नीले पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। झील के बीच में अंदर तक एक रास्ता बना हुआ है, जिसे जेटी कहते हैं, जो कि उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा रही थी, जिसे देख के लेखिका जी को वेनिस की याद आ जाती है। अष्टमुड़ी झील एक और समुद्र से मिलती है और दूसरी ओर उसमें सघन यानी कि घने और हरे वृक्षों से भरे द्वीप है। झील की यह सुंदरता किलोन से टेकड़ी के रास्ते पर देखने को मिलती है। अब लेखिका जी समुद्री तट को छोड़ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ के रास्ते छोटे छोटे हैं। शहर और गांव हजारों हजारों केले की पेड़ों से सजे हैं। यहाँ फलों की दुकानें हरे, पीले और लाल रंग, ऐसे 3 रंगों के केले से सजी हुई थी, जो अत्यंत सुंदर दिख रही थी। टेकड़ी, जो कि यहाँ पे आप एक दूसरा सुंदर चित्र भी देख सकते हो। हाँ, एक तो ये भारत का नक्शा है, जिसमें आप दक्षिण दिशा में केरल का नक्शा जो हरे रंग में दिया गया है देख सकते हो। अब मैं आपको एक दूसरा चित्र दिखाऊंगी। तो यह है अष्टमुड़ी झील का चित्र। तो आप इसमें उसका ही सुंदरता देख सकते हो। अब मैं आपको एक और चित्र दिखाऊंगी, जो कि हमारे पाठ में ही दिया हुआ है। वह भी एक बेहद सुंदर चित्र है। टेकड़ी, जो कि एक हिल स्टेशन है, जो पेरियार वन अभयारण्य के किनारे बसा है। लेखिका जी कहते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ अलग अलग मसालों, कोको, कॉफ़ी और तरह तरह के फूल और पत्तियों वाले पौधों के खेत है, जिसे देखकर लगता है कि केरल को ईश्वर का अपना देश कहकर जो प्रचारित किया जा रहा है, वह सही में सच है। अभयारण्य की झील के नौका विहार के समय उन्होंने किनारे पर चरते या पानी पीते जंगली भैंसों, सूअरों, बारहसिंघों के झुंड देखे, और वहाँ पर कार्मोरंट, जो कि एक तरह के जल पक्षी है, जो पानी में गड़े बांस पर बैठकर अपने पंख सुखा रहे थे। झील के किनारे की लाल मिट्टी, दूर दूर तक फैली हरियाली और झील का नीला रंग मिलके ऐसा 3 रंगों का कैनवास बना रहे थे, जिसे देख लेखिका जी कहते हैं, दुनिया में शायद इससे सुंदर और कोई झील हो ही नहीं सकती। संयोगवश उन्हें जो होटल रहने को मिला, बच्चों मैं और एक चित्र आपको दिखा देती हूँ। बस इतने चित्र है इसमें। इसमें आप एक कैनवास जिसे बोला गया है, वो एक सुंदर चित्र
जो प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ का वो आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट पेज। संयोगवश उन्हें जो होटल रहने को मिला वह अभयारण्य की दीवार से सटा हुआ था, मतलब कि उसकी दीवार के बाजू में पड़ रहा था, जिसके बरामदे से दूर दूर तक का बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था। जलकुंभी के हजारों मोरपंखी फूल, उसके पार घना जंगल और उसके पीछे दिखती पहाड़ियाँ जो कि अद्भुत व सुंदर दिख रही थी। उन्हें और भी बहुत सारे रोचक अनुभव रहे, जैसे कि वहाँ पे एक बागान में हाथी पर बैठ के घूमने की व्यवस्था भी है। वहाँ उन्होंने घरेलू चॉकलेट भी खाए जो कि बाज़ार में जगह जगह मिलती है। मॉनसून पूरे जोर पर होने के कारण मुन्नार में काफ़ी बारिश थी, जिसका दृश्य खिड़की से बेहद सुंदर दिख रहा था। उन्होंने वहाँ का पारंपरिक खाना, जिसे साधिया कहा जाता है, वह भी खाया। यहाँ केले के पत्ते पर चटनी, पापड़, अचार, सब्जियाँ सब मिलाकर 27 चीज़ें परोसी जाती हैं। लेखिका जी इसकी सुगंध और लेखिका जी कहते हैं कि इसकी सुगंध और स्वाद के लिए दिव्य के अतिरिक्त और कोई शब्द मन में नहीं आता। वह लोग ओणम के उत्सव पे ही केरल में थे, जो कि एक संयोग था। इस उत्सव को बहुत ही उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें रंग बिरंगी फूलों का गालीचा सजाया जाता है, जिसे पुलकम बोला जाता है, और चावल की पेस्ट से सुंदर रंगोली बनाई जाती है। सर्वत्र मृदंग और शहनाई के स्वर हवा में गूंजते रहते हैं। केरल में लेखिका जी का आखिरी पड़ाव कुमारकोम था, जहाँ लेखक वेम्बनाड झील की वहाँ पे एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड, और वहाँ पे सुबह चिड़ियों का एक अनोखा ऑर्केस्ट्रा सुनाई देता है। और जब वहाँ पे सफ़ेद, मतलब एकदम सफ़ेद जल मुर्गी पानी के एकदम नज़दीक से उड़कर अपनी छाया पानी में जब झलकाती हुई जाती, तो लगता था कि अगर हमारी आँखों ने यह दृश्य नहीं देखा तो फिर देखा ही क्या। ऐसे अत्यंत मनोभावन दृश्य लेखिका जी हमारे सामने रखते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं जैसे कि हम खुद ही वहाँ पे है। हम केरल का प्राकृतिक सौंदर्य हम खुद ही देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये हम लेखिका जी के शब्दों के द्वारा महसूस करते हैं। पाठ के अंत में लेखिका जी लिखती है कि केरल की प्रकृति को पूर्णतः महसूस करने के लिए कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर हमारा मन एक ऋषि की भांति निर्मल निश्चल बनाना होता है। मतलब कि हम तभी वहाँ की प्रकृति को पूर्णतः महसूस कर सकते हैं अगर हमारा मन स्वच्छ है तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि केरल का एक अद्भुत मनोभावन प्राकृतिक सौंदर्य हमारे सामने रखा गया है। तो आशा है कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।